तो जी आज हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बिल्कुल शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के दिए गए डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसके द्वारा हमारे द्वारा जो भी उसको डाटा मिलता है उसको प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें हमारे अनुरूप ही रिजल्ट देता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सिद्धांत है वो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इसको किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने दिया था और इसीलिए वे फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए। ठीक है। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसी प्रकार से कंप्यूटर होते हैं। लेकिन जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं और पीसी कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का आप अगर भौतिक स्वरूप देखेंगे तो इस तरह से होगा, जैसे कि 1 नंबर यहाँ पर इसको मॉनिटर बोला जा रहा है, 2 नंबर पे यहाँ पे मॉडेम है जिससे इंटरनेट चलता है, और 3 नंबर यहाँ पर सिस्टम यूनिट है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। 4 नंबर यहाँ पर हमारे पास माउस है, 5 नंबर हमारा स्पीकर है, 6 नंबर यहाँ पर प्रिंटर है और 7 नंबर क्या है? कीबोर्ड है। तो ये आप सारा देख चुके हैं। उसके बाद में तेरा व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी में कंप्यूट को गणना कहते हैं और जो हमारा कंप्यूटर है ये भी गणना करता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर बोला गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो कंप्यूटर हमारा कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर का मतलब आप समझ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, यानी वह वस्तु, वह डिवाइस जो गणना करती है, और जो गणना कर सकती है वह सभी कंप्यूटर। पहले ही बताया गया कि अंग्रेजी का एक शब्द है कंप्यूट, और कंप्यूट की हिंदी क्या है? गणना। यानी जो भी मशीन गणना कर सकती है वह सभी क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, आज 2025 चल रहा है, तो आज से लगभग 5000 से 7000 वर्ष भी ये हम कह सकते हैं, लकड़ी का जो है एक आयताकार फ्रेम था और उसमें लोहे की छड़ें लगी हुई थी, और चीन और जापान के मध्य में जो है ये सभ्यता विकसित हुई, और उन्होंने अनाज खरीदने के लिए या अपना जो भी सामान उस समय खाने पीने का रहता था वो खरीदने के लिए एक उंगलियों से पहले गिनते थे, वो आसान नहीं था, तो उन्होंने डिवाइस बनाई। वो गणना करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जो कि बिल्कुल भी बिजली से नहीं चलती थी, पूरी तरीके हाथों से मैनुअली और इंसानी दिमाग के अनुसार चलती थी। बस उनको याद करने में थोड़ी आसानी रहती थी, इसलिए उन्होंने बनाया और उसका नाम अवेकस। क्या नाम है? अवेकस। उसके बाद में क्या हुआ? एंटीकाइथेरिया तंत्र आया लगभग 2000 वर्ष। ये क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक एंटीकाइथेरिया द्वीप था और वहां पर एक जहाज मिला जो कि बहुत खराब था और बिल्कुल भी मतलब बहुत से लगभग उसको जब रिसर्च की गई तो लगभग ये पता चला कि ये 2000 वर्ष पूर्व से यहाँ पर ये जहाज पड़ा हुआ है और बिल्कुल खराब हो गया था। वहाँ पर एक डिवाइस मिली जो खगोलीय जो है कैलकुलेटर था, और वह जैसे चांद और सूर्य के बीच में या चांद और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, ये सारा, और कौन सा ग्रह कहाँ पर रहेगा किस टाइम पे, तो इसकी गणना किया करता था। और उसी जहाज में वो पड़ा पाया गया, उसको बाद में डिकोड किया गया, फिर उसका नाम भी इसीलिए एंटीकाइथेरिया तंत्र रख दिया गया, जबकि वो एंटीकाइथेरिया द्वीप पर मिला था, और वो द्वीप पर जब मिला तो उसका नाम भी यही रख दिया गया, और ये अनुमान ही लगाया गया, और उसको किसने बनाया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ठीक है। फिर पास्कलाइन आया। ब्लेज पास्कल एक महान गणितज्ञ हुए। उन्होंने गणितीय जितनी भी कैलकुलेशन थी उनको सॉल्व करने के लिए एक मशीन बनाई, और उसको हमने पास्कलाइन नाम से जाना। सन 1942 में वह बनाया गया। सन, इसमें देखिए आप रेड से लिखा हुआ है मैकेनिकल कैलकुलेटर, सन 1642 से लेकर 1945 के पूर्व में जितने भी 1642 से लेके 1945 के बीच में मध्य में जितने भी कंप्यूटर्स बने सारे मैकेनिकल कंप्यूटर बोले गए, और सन 1945 में हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया। तो उसके बाद जो कंप्यूटर आज के हैं, 1945 के बाद से आज तक के जितने भी कंप्यूटर हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, सारे कंप्यूटर कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर। कौन से बोले गए? डिजिटल कंप्यूटर बोले गए।
बीच में ही डिफरेंट इंजन को बनाया सर चार्ल्स बेबेज ने, और ये सन 1822 में इन्होंने बनाया। इनका जो कंप्यूटर था चलने वाला था वो भाप से चलता था, स्टीम एनर्जी का यूज किया करता था। ठीक है, आज भी स्टीम एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। जितनी भी आप देखते हैं कि बिजली बनाने के कई सारे तरीके हैं। सोलर सेल से भी बनाई जा रही है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके भी बिजली बनाई जा रही है, और बांध बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और वहाँ से पानी गिराया जाता है, और पानी गिराने के बाद में टरबाइन्स लगी होती हैं, उनको घुमाया जाता है, और घुमाने, एक ऊर्जा ही तो है, पानी गिर रही है, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग कर लिया। ऐसे स्टीम है, कोयला जला के पानी को बहुत ज़्यादा हीट से गरमाया जाता है और फिर उससे भाप निकलती है, और वो भाप से भी उसको बिजली का जो टरबाइन होता है वो घुमा लिया जाता है और इससे बिजली बनाई जाती है। तो उस आज बिजली बनाई जा रही है स्टीम से, और उस समय सीधे स्टीम से कंप्यूटर बनाया गया। पहले आपने देखा होगा कि स्टीम से ही जो है ट्रेनें भी चलती थी, जो कोयले से ट्रेन चलते हैं वो स्टीम से ही चलती हैं। तो स्टीम एनर्जी कोई पुराना, मतलब कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है। तो ये ऐसे आप जान सकते हैं डिफरेंट इंजन के बारे में। और ये है कि ये जो सर चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने जब इसको बनाया तो इन्होंने क्या किया कि इनपुट डिवाइसेस अलग रखी, प्रोसेसिंग डिवाइस अलग रखी और आउटपुट डिवाइस अलग रखी। अलग अलग करके इन्होंने बनाया और एक सिद्धांत दिया कि इस तरह से कंप्यूटर बनेंगे। और आज के जो कंप्यूटर हैं, 2025 में भी अगर कोई कंप्यूटर बन रहा है तो उसी सिद्धांत पर बन रहा है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, इसीलिए कहा गया। बाकी कंप्यूटर्स में तो बहुत लोगों ने योगदान दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसने बनाया वो सबसे बड़े होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि सिद्धांत इन्हीं का उन्होंने अपनाया, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ट्रिपल सी का जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर जनरेशन। तो जनरेशन में क्या है कि हमने पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए वो सन 1945 में आए। ठीक है, और 1945 से लेके 1971 के बीच में ही ये सारे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और उसके बाद में तो 1971 में के बाद जो कंप्यूटर आया उसी की पावर को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं, जिससे उसकी पावर बढ़ रही है और सॉफ्टवेयर को उन्नत किया जा रहा है। बाकी 1971 के बाद में मतलब ये जो हमारा इस जो एक कंप्यूटर होता है इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स कहते हैं। और एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम क्वांटम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, वह अब उस पर विकास हो रहा है, इस पर कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो यही वाले हैं, और जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं वह कंप्यूटर्स हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनका रख रखाव भी बहुत ज़्यादा महंगा है और वो बहुत महंगे होंगे, और उनको चलाने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंटल चाहिए होगा जो कि हम लोग नहीं दे सकते। यानी आम जन सामान्य व्यक्ति उसको नहीं दे पाएगा। वो करोड़ों रुपए का खर्च है, कौन 10 करोड़ रुपए खर्च करके कंप्यूटर लाएगा? नहीं लाएगा ना। तो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उस पर विकास चल रहा है, गूगल ने भी बनाया हुआ है और हर देश उस पर लगा हुआ है, और वह कंप्यूटर्स बन रहे हैं। और वो कंप्यूटर की पावर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे इस टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, हम चला रहे हैं तो बहुत छोटा है, तो कुछ भी नहीं लगभग कर पा रहा है। हमारा MS वर्ड एक्सेल ही चला पा रहा है, नॉर्मल वेबसाइट हम चला पा रहे हैं, इसमें नॉर्मल ग्राफिक्स का काम कर पा रहे हैं। लेकिन इससे भी 1000 गुना पावरफुल होता है इसी टेक्नोलॉजी का सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसमें कई सारे प्रोसेसर एक तरह से लगे होते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा जो इस समय सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, ये बदलता रहता है। कभी कोई देश अपना सुपर कंप्यूटर फास्ट बना लेता है, कभी कोई देश बना लेता है। तो ये मान लीजिए कि आज की डेट में जो सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर होगा उससे भी 1000 गुना ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर फास्ट होगा। यानी ऐसे समझ सकते हैं एक उदाहरण में कि ये सुपर कंप्यूटर जो 100 साल में काम करेंगे, आपने कोई भी कैलकुलेशंस दिया तो वह ये जो 1000 साल में करेंगे वह 1 से 2 दिन में या 2 से 4 घंटे में ही कर देंगे। अभी हाल में ही एक रिसर्च 2-3 दिन पहले ही पेपर में प्रकाशित हुई, मैंने पढ़ा भी कि जो दवाइयाँ हैं, जब कोई भी दवाइयों की खोज के लिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और वो कर भी रहा है। तो उन्होंने जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक दवा दे देता है। नॉर्मल हम जब अस्पताल जाते हैं
तो हमको एक एंटीबायोटिक दवा दे दी जाती है और एक बुखार की दवा दे दी जाती है। और जो आप लक्षण होते हैं, जैसे आपने बताया मुझे पलटी आ रही, उल्टी आ रही, उल्टी की एक उसने दवा लगा दी, है ना? नॉर्मल पहले 3 दिन आपको ऐसे ही चालू हालत में इलाज करता है डॉक्टर। तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उस दवा से आप नहीं ठीक हुए, फिर डॉक्टर के पास गए कि भाई हम नहीं ठीक हुए, तब वो तुम्हारी जाँचें कराता है और फिर जाँच होती है और फिर जाँच के आधार पर आपका इलाज चलता है, ठीक है? तो 90% चांस ये रहते हैं कि वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? लेकिन आने वाले समय में क्या है कि ये जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं, ये सुपर बग बन जाएँगे। क्या बन जाएँगे? सुपर बग बन जाएँगे और जब ये सुपर बग बन जाएँगे, तो ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स दवाएँ हैं, ये काम नहीं करेंगी और ये साइंटिस्टों की चिंता है। तो यही सवाल उससे पूछा गया क्वांटम कंप्यूटर से, तो उसने पूरा ये इन कंप्यूटर से मतलब एक पूछा जाता, तो इनको 100 साल लग जाते कैलकुलेशन करने में, नहीं बता पा रहे थे, नहीं बता ही नहीं पा रहे थे और इस 10 साल से साइंटिस्ट परेशान थे इसको लेके कि सुपर बग अगर बन गया, तो फिर ये दवाई तो काम करना बंद कर देगी एंटीबायोटिक, तो एक फिर से एक पूरी 100 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी दवाओं को बनाने में। तो उससे जब पूछा गया तो उसने पूरा बता भी दिया कि सुपर बग क्यों बनता है और इसका क्या प्रिकॉशन है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। इसी तरीके से बहुत लंबी-लंबी जो बीमारियाँ हैं, जैसे आप कोरोना के मामले में ही जानें कि साल डेढ़ साल में टीका बन गया और पहले तो 100-100 साल, 10-10, 15-15 साल लगते थे किसी भी वैक्सीन को विकसित करने में। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है, वह इस तरह से फास्ट होगा। क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अभी हम जनरेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो सन 1945 में बनी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब हमारे इस तरह के थे और ये आप फिगर देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स थे। ये टीवी जो हमारी पहले पिक्चर ट्यूब वाली टीवी हुआ करती थी, उनमें पीछे बल्ब लगा हुआ करता था, वो यही बल्ब था और ये स्विचिंग के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा कैसे कोई बल्ब है जल रहा है तो उसको हमने 1 बिट मान लिया और कोई ऑफ है तो उसको 0 बिट मान लिया। कंप्यूटर हमारा बिट पर चलता, ठीक है? वो बिट क्या है, कैसे क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। ये लगभग जब पहला कंप्यूटर बना, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, तो एक बड़ी बिल्डिंग में बनाया गया और लगभग इसका वजन 30 टन का था। इसके अंदर क्या-क्या यूज़ किया गया था? पंच कार्ड यूज़ किए गए थे, पेपर टेप इनपुट के लिए और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए गए थे मेमोरी के लिए। जैसे हमारे पास आज हार्ड डिस्क होती है ना, तो हार्ड डिस्क नहीं थी, मैग्नेटिक ड्रम्स थे और मात्र 2 केबी की रैम थी उस समय। केबी, किलोबाइट, 2 केबी की तो आज एक आप फ़ोटो भी खींचोगे तो 2 केबी की नहीं बनेगी, वो भी एमबी में बनती है। यानी एक एमबी में 1024 केबी होता है। तो ये समझो कि 1 एमबी की अगर आप आज फ़ोटो बन रही है, तो यानी 1000 नीचे हो गया ना और 2 है तो 500, 500 गुना ज़्यादा फ़ोटो बनती है और उस समय की कंप्यूटर में लगी ही 2 केबी की थी रैम, है ना? तो उस समय फ़ोटो-वोटो नहीं प्रोसेस करता था, ठीक है ना? केवल कैलकुलेशन किया करता था। और फिर से वही है, दे यूज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। स्पीड जो थी हमारी 1 सेकंड में 10,000 इंस्ट्रक्शंस कर सकता था, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर थे वो ये थे। और जो पहला कंप्यूटर बना था वो एनईएक बना था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, सन 1946 में पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। वैक्यूम ट्यूब्स मैंने भी फोटो दिखाई आपको, ये जो बल्ब थे इन्हीं को ये वैक्यूम ट्यूब बोला जाता था, ठीक है? लगभग तो सोचिए इतना बड़ा है एक और 18,000 जब लगेंगे तो कितना बड़ा कंप्यूटर बन जाएगा। बहुत बड़ा कंप्यूटर बन गया। इतना बड़ा बन गया कि एक इंसान इसके अंदर देखो घूम रहा है, कंप्यूटर के अंदर है ये, अलमारियों में इसको सजाया गया है सारे वायर से, ठीक है? तो इसका रख-रखाव बहुत मुश्किल था, बहुत सारा बिजली खर्च कर रहा था और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे, जो बल्ब थे, ये क्या हो जाते थे? खराब हो जाया करते थे, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि फिर इसको साइंटिस्टों ने सोचा कि नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन बना लिया, ये पहली बार बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट जनरेशन के कुछ जो प्रमुख कंप्यूटर्स थे, वो इस प्रकार थे। पहला बना सन 1946 में एनिएक, फिर एडसैक बना, फिर एडवैक बना और फिर यूनिवैक बना। किन-किन साइंटिस्टों ने इनको बनाया और किन-किन कामों के लिए ये प्रयोग हुए, इन पहला जो बना वो इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए प्रयोग किया गया। फिर ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ हुए। ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं।
और फिर आया सेकेंड जनरेशन। साइंटिस्ट जान गए कि इससे तो कुछ होगा नहीं, और साइंटिस्ट वैसे भी जैसे आज ही कंप्यूटर इतना बन गया फिर भी क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं ना, तो उस समय भी वो तो बनाते ही रहते हैं। तो सेकेंड जनरेशन आया, और सेकेंड जनरेशन 1958 से 1964 के बीच में रहा। और अब जो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह थी वो किसने ले ली थी? ट्रांजिस्टर से। और अब ट्रांजिस्टर एक क्रांतिकारी बदलाव था। अगर हम ये कहें कि दुनिया में सबसे बड़े 5 आविष्कार कौन से हुए हैं, तो वो एक ट्रांजिस्टर उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स अगर ना बने होते तो आज जो हम लैपटॉप हैं, टीवी हैं, जो इधर उधर टीवी ट्रांसपोर्टेशन पोर्टेबल बन गया, ये लैपटॉप इतना छोटा बन गया, मोबाइल इतना छोटा बन गया, और सारी टेक्नोलॉजी है, तो ये नहीं संभव था। अगर ट्रांजिस्टर्स ना होता तो आज की दुनिया और 100 साल की दुनिया में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर से एक बड़ी खोज मानी जाती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर धातु होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक है, यानी कि बिजली बिजली का जो करंट का जो प्रवाह होगा वो इधर से और उधर में जाते जाते आधा हो जाएगा। ये कंट्रोल कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसका काम ही वही है। और तो अब क्या हुआ कि जो पहला कंप्यूटर था कितना बड़ा था? 30 टन का था। अब वो एक कमरे बराबर हो गया। और इसका, हाँ, इसका जो इमेज था, अभी भी देखिए स्क्रीन नहीं थी। जैसे हमारे लैपटॉप में क्या स्क्रीन है, डिस्प्ले, वहाँ डिस्प्ले नहीं था। सब घड़ी, ये सारा बटन यही सब, ना कीबोर्ड था ना माउस था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो जो काम वहाँ पे 30 टन में हो रहा था वो एक कमरे में होने लगा। ठीक है, और अब इसकी क्षमता भी बढ़ाई गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेमोरी पहले कितने किलोबाइट की थी? 2 केबी की थी। अब कितने की हो गई? 32 की हो गई, 32 की हो गई। तो थोड़ी क्षमता बढ़ेगी ना? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब ऐसे करके आप ये सब देख सकते हैं कि पहले स्पीड कितनी थी? 10,000 की थी, 10,000 पर सेकंड सेकंड था। अब कितना हो गया? 30,000 हो गया। पावर भी कम हो गया। ट्रांजिस्टर कंज्यूम लेस पावर एंड कंपेयर वैक्यूम ट्यूब, यानी वो पहले जितनी बिजली लग रही थी, अब काम भी ज़्यादा कर रहा था और बिजली भी कम खा रहा था, और छोटी भी जगह थी, तो फायदा हुआ ना। लेकिन साइंटिस्ट कहाँ रुकने वाले थे? ये देखिए, जो आपके सॉफ्टवेयर थे, और उस टाइम पे जो सॉफ्ट कंप्यूटर्स बने, तो आईबीएम ने बनाया अपना 1956 में, और ये सब, ये सारे आप 3 से 4 कंप्यूटर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दौर बदला और जनरेशन फिर चेंज हुई। तो पहली जनरेशन हमने बताया था वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन जो थी वो ट्रांजिस्टर थी, और अब आई आईसी की बारी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या हुआ कि वही जो ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर कहीं गए नहीं, लेकिन उनको सूचीबद्ध तरीके से इसके अंदर डाल दिया गया, और जो काम 1000 ट्रांजिस्टर्स कर सकते थे वह ये एक अकेले आईसी कर सकती थी। तो सिंपल सी बात है कि अब तो और क्रांतिकारी कदम हुआ। तो अब ये भी सेमीकंडक्टर ही है। ठीक है, फिर से वही बात आ गई कि अब तो और ही रिड्यूस हो गया साइज इसका, और 1000 टाइम स्मॉलर हो गई। ठीक है, 1000 में जो है। ठीक है, और ये आप इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या थी? कीबोर्ड मॉनिटर रिप्लेस्ड पंच कार्ड। अब कीबोर्ड मॉनिटर भी आ गए थे। ठीक है, हाँ, पंच कार्ड जो लगे हुए करते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, उनकी जगह कीबोर्ड और मॉनिटर्स ने जगह ले ली इनपुट और आउटपुट्स के लिए। अब क्या हुआ कि मेमोरी 2 मेगाबाइट की हो गई। हाँ, एमबी में आ गई। जितनी आज फ़ोटो खींच लेते हैं उतनी 1.5-2 एमबी की फ़ोटो खिंचती है, इतनी आ गई। लेकिन आज से बहुत ही कम थी फिर भी। लेकिन कहाँ से शुरू हुआ था? 2 किलोबाइट, 32 किलोबाइट, और अब 2 मेगाबाइट। तो यानी क्षमता बढ़ गई। कहाँ 10,000 इंस्ट्रक्शन था, अब 5 मिलियन हो गया। 5 मिलियन आप समझ ही सकते हैं, लगभग 50 लाख इंस्ट्रक्शंस हो गया। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, और इस तरह से आप अब इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से और पावर कम हो गया। ठीक है, और नॉइज़ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। सॉफ्टवेयर अभी भी हमारे पास जो आज यूज़ कर रहे हैं वे नहीं थे, लेकिन जो थे वो आपके सामने हैं। और जो इसमें पॉपुलर कंप्यूटर्स बने, इसमें पीडीपी 8 फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर, और इसके सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री हुई थी, बहुत से लोगों ने इसको खरीदा था। 50,000 सिस्टम बिके थे। ठीक है, एचपी ने भी बनाया, एचपी ने भी बनाया अपना। ठीक है, फास्ट मिनी कंप्यूटर आईबीएम ने भी बनाया। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई थी, और ये सब कौन कर रहा था? कौन सा देश कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। ये सारा कहाँ हो रहा था काम? अमेरिका में हो रहा, और किसी देश में नहीं हो रहा।
ठीक है। अब जो क्रांतिकारी बदलाव आया, अब आया सन 1971 में फोर्थ जनरेशन, जिसको आज भी हम चेंज नहीं कर पाए हैं। आज भी हम फोर्थ जनरेशन की ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। भले क्वांटम कंप्यूटर आज आएँ, लेकिन हमने पहले ही बोला था कि वो हमारे लिए नहीं होंगे, वो बड़ी-बड़ी संस्थाओं के लिए होंगे, क्योंकि उनका वहन हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, 20-50 करोड़ में वो उनका रख-रखाव बनवाना होगा, है ना? और बड़े-बड़े साइंटिस्ट बनाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा इस तरह से आ गया, सन 1971 में हमारा कंप्यूटर्स आ गया। और इसके बारे में देखिए इस तरह से कंप्यूटर आ गए जैसे आज हमारे होते हैं। और आप इसके बारे में और हम गूगल के माध्यम से जानेंगे कि जो सन 1971 में कंप्यूटर्स बना, उसका नाम था इंटेल 4004। इस तरह का जो कंप्यूटर था, हमारा इस तरह का कंप्यूटर बना हुआ था, ठीक है? ये प्रोसेसर था, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगना था वो इस तरह का था। और इसके बारे में इसका पहला नाम क्या था? इंटेल 4004। 15 नवंबर 1971 को बनाया गया था। आज भी इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रोसेसर बनते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रोसेसर आ चुके हैं। अगर आप गूगल में डालेंगे लिस्ट इंटेल प्रोसेसर्स की, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रोसेसर बन चुके हैं अभी तक। ये देखिए, अभी जो नया है सबसे लेटेस्ट है वो i9 है, फिर i7 है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। ये आपका है, ठीक है? तो परफॉर्मेंस के हिसाब से i3 है और i9 वो भी है, ठीक है? तो ये देखिए, आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे प्रोसेसर आ चुके हैं। और सब शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंटेल 4004 से। फिर पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया। और सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेसर हमारा आया, इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। तो इसमें आप जब देखेंगे तो ट्रांजिस्टर कितने लगे थे? मात्र 2300 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, ठीक है? और ये कितने बिट को सपोर्ट करता था? 4 बिट को सपोर्ट करता था। और आज जो हमारा प्रोसेसर आ रहे हैं 2025 में, वो 64 बिट पर काम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और ये वाला जो प्रोसेसर था, देखिए यहाँ पे 1981 को डिसकंटिन्यू हो गया था और उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेसर आते रहे। आप गूगल में लिस्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद में जनरेशन में ही हम लोग चलेंगे। तो जनरेशन में ये आपने देख लिया कि इस तरह से कंप्यूटर आएगा, ठीक है? फिर फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि एआई आ जाएगा, आ भी गया है। तो एआई जब आया तो ये एआई पूरा सॉफ्टवेयर आधारित है, हार्डवेयर आधारित नहीं। हार्डवेयर में तो वही प्रोसेसर आज भी चल रहा है, बस उसकी पावर को बढ़ा दिया। यानी कि इसकी जब एआई बनाएंगे तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे और उन बड़े सॉफ्टवेयर्स के लिए बड़ा हार्डवेयर चाहिए होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एआई वाला कोई एआई का सॉफ्टवेयर है और वो छोटे से पुराने वाले कंप्यूटर में चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। वो बड़े ही कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर्स की जनरेशन्स बदल रही है, कंप्यूटर और पावरफुल हो रहे हैं। है वो फोर्थ ही जनरेशन में, अगर उसे देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ही है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे जनरेशन्स हैं, ठीक है? जैसे आज आप i3 लेने जाएंगे तो i3 में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ, ऐसे करके 14 जनरेशन तक आ रहा है i3 के अंदर। फिर i5 प्रोसेसर लेने जाएंगे तो उसमें भी 14 जनरेशन आ रहा है। आने वाले समय में 15 आ जाएगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हार्डवेयर हो रहा है। लेकिन एआई जो होगा पूरा सॉफ्टवेयर आधारित होगा। इसके लिए आप इस समय आज देखेंगे तो ओपन एआई कंपनी है, उसका चैट जीपीटी नाम का आप सॉफ्टवेयर देख रहे होंगे। तो वो एक वेब है, वेबसाइट है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जो डेटाबेस में होगा वो देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ दे देगा, बहुत सी चीज़ें नहीं दे पाएगा, लेकिन ज़्यादातर आप दे देगा, ठीक है? तो ज़्यादा क्लास को बड़ी नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली बार हम लोग कवर करेंगे। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल एजेंट में, एआई में आप देख सकते हैं, ये सारे काम ये सब खुद करेगा, ऑपरेशन भी खुद ही कर लेगा, एक रोबोट बन जाएगा, ठीक है? खुद से जवाब दे देगा। तो सारी चीज़ें 5 सेंस भी इसके अंदर डाले गए हैं। सी है, देख सकता है, ईयर है, फील है, टेस्ट है, स्मेल, तो सारे जो इंसान के पास सेंस होते हैं 5 सेंस, वो इसको भी दिए जाएंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।